So we have discussed about the uh, basic concepts of machine design, and we have discussed the uh, basic requirements or decisions which are taken about the machine design. Now we will discuss the types of design. So basically there are major these are the three types of the design. One is called the adaptive design. This is based on existing design. For example, standard products or system adopted for a new application. मीन अगर ऑलरेडी आपके पास एक सिस्टम डिजाइन है और इसको आप जो है एक न्यू पर्पस के लिए यूज कर लें, ठीक है, किसी अदर पर्पस के लिए आप उसको यूज कर लें, उसमें सपोज अगर आप इंप्रूवमेंट कर लें, then it is called the adaptive design. See, conveyor belts, control system of machine and mechanism are some of the example where existing design system are adopted for a particular use. So simply we can say that if you have already an existed design, if you have an existed machine and existed tools, और आप उसको एक न्यू एप्लीकेशन के लिए यूज कर ले, किसी और पर्पस के लिए यूज कर ले, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर बेल्ट्स हैं, सपोज ए बेल्ट्स इज डिजाइन फॉर कन्वेंस पर्पसेस, बेल्ट के जरिए हम डिफरेंट प्रोडक्ट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कन्वे करते हैं, बट बेल्ट्स कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर द पावर ट्रांसमिशन. So if you have already an existed design and you use it for new application, then it is called the adaptive design. Second type जो design का, that is the developmental design. So here we start with an existing design, but finally a modified design is obtained. Adaptive design जो है उसमें हम changes नहीं करते, बल्कि existed product को किसी और पर्पस के लिए यूटिलाइज कर देते हैं. और डेवलपमेंटल डिजाइन जो है, इसमें हमारे पास ऑलरेडी एक एग्जिस्टेड डिजाइन होता है, बट उसमें हम इंप्रूवमेंट कर लेते हैं या उसमें हम मॉडिफिकेशंस कर लेते हैं, तो एक न्यू प्रोडक्ट आ जाता है, एक न्यू डिजाइन आ जाता है, दैट इज कॉल्ड द डेवलपमेंटल डिजाइन. फ्रॉम द नेम इट इज क्लियर कि आप किसी एग्जिस्टिंग डिजाइन में डेवलपमेंट करते हैं या किसी एग्जिस्टिंग डिजाइन में इंप्रूवमेंट करते हैं या किसी एग्जिस्टिंग डिजाइन में मॉडिफिकेशन करते हैं, तो उसकी स्पेसिफिकेशन जो है वो चेंज हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द डेवलपमेंटल डिजाइन. और एक तो हमारे पास पेवरली न्यू डिजाइन होता है ना, that this type of design is an entirely new one, but again it will be based on some scientific principle. ठीक है, जो जब भी आप कोई डिजाइन करते हैं ना, तो उसके लिए साइंटिफिक या थ्योरेटिकल नॉलेज अवेलेबल होगा. बेस्ड ऑन दैट साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल नॉलेज यू विल डेवलप समथिंग न्यू, या कुछ न्यू इन्वेंशन आप करेंगे, सो दैट इज कॉल्ड द न्यू डिजाइन. ठीक है, सो मेजरली हमारे पास ये तीन क्लासेस है या तीन टाइप्स है डिजाइन की. फर्स्ट ये है कि सपोज अगर आपके पास ऑलरेडी एक डिजाइन्ड ऑब्जेक्ट है, डिजाइन मशीन है, और सेम मशीन को आप किसी दूसरी पर्पस के लिए यूज कर ले, तो ये एडाप्टिव डिजाइन होगा. दूसरा डेवलपमेंटल डिजाइन है कि सपोज अगर आपके पास एक ऑलरेडी एग्जिस्टेड डिजाइन है, उसमें आप मॉडिफिकेशन कर ले या इंप्रूवमेंट कर लें, तो एक न्यू मॉडल आ जाएगा ना, सो दैट इज डेवलपमेंटल डिजाइन. और एक पेवर न्यू डिजाइन है जो बेस्ड ऑन द साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल नॉलेज कि आप कोई न्यू चीज डेवलप कर लेते हैं. ठीक है, ये भी है अदर टाइप्स है डिजाइन की. एडॉप्टिव डिजाइन है विच वी हैव डिस्कस्ड, एक डेवलपमेंटल डिजाइन एंड न्यू डिजाइन हमने डिस्कस किया ना. ये तीन जो है ये मेजर क्लासेस है डिजाइंस की.
या टाइप्स हैं. एक is the rational design. So this type of design depend upon the mathematical formula. ये मीन अगर आप कोई चीज डेवलप कर लेना बेस्ड ऑन दी मैथमेटिकल फार्मूलाज या कोई इक्वेशन आप यूज करते हैं, मैथमेटिक्स की प्रिंसिपल आप यूज करते हैं, मैकेनिक्स की, सो दैट विल बी द रेशनल डिजाइन. मतलब ये कि अगर आप किसी एग्जिस्टिंग डिजाइन में इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं बेस्ड ऑन दी मैथमेटिकल फार्मूला, तो रेशनल डेवलपमेंटल डिजाइन होगा. ठीक है. या अगर आप कोई न्यू चीज डिजाइन करते हैं बेस्ड ऑन दी मैथमेटिकल फार्मूलाज, इट विल बी कॉल्ड द रेशनल न्यू डिजाइन. सिमिलरली एक हमारे पास फिर एम्पेरिकल डिजाइन है, इफ इट इज बेस्ड ऑन एम्पेरिकल फार्मूलाज, या इफ समथिंग इज डेवलप्ड बेस्ड ऑन दी मैन्युफैक्चरिंग प्रिंसिपल्स, फिर उसको इंडस्ट्रियल डिजाइन कहते हैं. एक ऑप्टिमम डिजाइन है. ठीक है. इट इज बेस्ड ऑन दी कंस्ट्रेंट्स और लिमिटेशंस. इनकी आप कोई चीज डिजाइन करते हैं और आप देखते हैं कि जो निगेटिविटी है इसको हम कम से कम कर लें, या जो लिमिटेशंस है, जो कंस्ट्रेंट है, उसको आप कम से कम कर लें. सो डिजाइन बेस्ड ऑन दिस थिंग विल बी कॉल्ड ऑप्टिमम डिजाइन. ये डेवलपमेंटल डिजाइन भी हो सकता है, न्यू डिजाइन भी हो सकता है, एडाप्टिव डिजाइन भी हो सकता है. ठीक है. फिर एक है हमारे पास सिस्टम डिजाइन. If you design something from individual components, अगर different components को आप assemble कर ले and you get a design, it will be called system design. एक हमारे पास elemental design होता है ना, कि अगर individually एक एक component को आप डिजाइन करते हैं. ठीक है. So these are the different types of design. Now जो most important टॉपिक है डिजाइनिंग में, वो पेजेस ऑफ डिजाइन होते हैं. कि जब भी आप किसी कंपोनेंट को डिजाइन करते हैं, मैकेनिकल कंपोनेंट को, तो उसकी डिफरेंट स्टेजेस होते हैं या डिफरेंट पेजेस होते हैं. तो एज वी हैव डिस्कस्ड दैट इफ यू आर डिजाइनिंग समथिंग, सो फर्स्ट यू विल हैव टू लुक फॉर अ प्रॉब्लम. ठीक है. कि प्रॉब्लम क्या है, सोसाइटी को क्या जरूरत, किस चीज की जरूरत है, किस चीज की प्रॉब्लम है. तो वहां से फिर आपकी डिसीजन स्टार्ट होगी कि आपने उस प्रॉब्लम को सेटिस्फाई करने के लिए एक सोल्यूशन ढूंढना है ना. सो व्हाट विल बी द डिजाइन प्रोसेस. क्या चीज आप डिजाइन करेंगे, किस तरह डिजाइन करेंगे, कैसे डिजाइन करेंगे. व्हाट विल बी डिजाइन, हाउ इट विल बी डिजाइन. ठीक है. तो यहां से डिजाइन स्टार्ट हो जाते हैं ना. सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप, जो फर्स्ट डिसीजंस आप लेते हैं. हाउ डिजाइन, हाउ डज इट बिगिन. ये सिंपली नहीं है कि आप जस्ट बैठ जाते हैं और एक ब्लैंक आप शीट ऑफ पेपर पे आप कुछ ड्रॉ करते हैं. दैट इज नॉट डिजाइनिंग. यू विल हैव टू डू द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर. और अगर एक स्टेप कंप्लीट हो जाए, देन व्हाट यू विल हैव टू डू नेक्स्ट. नेक्स्ट क्या करना होगा, कौन से फैक्टर आपने कंसिडर करने होंगे, कौन से फैक्टर जो है डिजाइन को इफेक्ट कर सकते हैं, कौन से फैक्टर जो है डिजाइन को इंप्रूव कर सकते हैं. ठीक है. फाइनली हाउ डज द डिजाइन प्रोसेस इन, और किस तरह डिजाइन खत्म होगा. स्टार्ट किस तरह होगा, फिर उसकी मिडल पाथ क्या होगा, और डिजाइन किस तरह खत्म होगा. तो द कंप्लीट डिजाइनिंग प्रोसेस जो है फ्रॉम द स्टार्ट टू द फिनिश is given in the next figure, but these are the major steps or the major phases that first you have to identify a need. यहां से डिजाइन स्टार्ट हो जाता है ना. डिजाइन कहां से बॉन्ड होता है, डिजाइन कहां से स्टार्ट होता है. इफ यू हैव अ नीड, so first you will have to identify a need, first you will have to look for a problem, first you will have to do the market survey, you will have to visit the people. आपने ये देखना होगा कि लोगों की जरूरत क्या है. so जब आप नीड को आइडेंटिफाई कर लेना, तो ये डिजाइन का
फर्स्ट स्टेज है, एंड देन यू विल डू द डिसीजंस। फिर आप सॉल्यूशंस को देखेंगे ना, ये नेक्स्ट स्टेज है। फिर फर्स्ट आपने नीड को आइडेंटिफाई किया, फिर उसके लिए डिसीजन कर लें, सॉल्यूशन डिफाइन कर लें, और डिफरेंट सॉल्यूशन, जरूरी नहीं है कि एक सॉल्यूशन हो, 2-3 सॉल्यूशंस कर लें। फिर उसमें से आपने बेस्ट सॉल्यूशन को सेलेक्ट करना होगा, और फिर उस सॉल्यूशन को डेवलप करके प्रेजेंट कर ले लोगों को फॉर देयर नीड सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो पेजेस ऑफ डिजाइन में ये स्टेजेस होते हैं या ये पेजेस होते हैं। फर्स्ट यू विल हैव टू डू द मार्केट सर्वे। फॉर व्हाट पर्पसेस? फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, कि लोगों की जरूरत क्या है, लोगों की नीड क्या है, लोगों को क्या प्रॉब्लम है। So once you identify the problem, then you will define the solution. ठीक है, अगर एक प्रॉब्लम है ना, उसके लिए डिफरेंट सॉल्यूशन डिफाइन कर लें। फिर डिफरेंट सॉल्यूशन जो है उसमें से आप उसकी डिफरेंट अल्टरनेटिव आप स्टडी करके उसमें से बेस्ट सॉल्यूशन सेलेक्ट कर लें। फिर उस बेस्ट सॉल्यूशन के लिए उसकी स्पेसिफिकेशन डिफाइन कर ले, साइज, शेप, लुक, मटेरियल, कास्ट, एंड सपोज अगर वो एक कॉम्प्लेक्स डिजाइन है तो कौन कौन से कंपोनेंट से बना होगा, उन कंपोनेंट्स को आप किस तरह ज्वाइन करेंगे, और उनकी एनालिसिस कर ले, स्ट्रेंथ एनालिसिस, फोर्सेस एनालिसिस कर ले कि कौन सा मटेरियल कब और कितने फोर्स और एनर्जी पे फेल होगा। व्हेन यू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, फिर इंडिविजुअल कंपोनेंट को प्रैक्टिकली उसकी डिजाइनिंग कर लेना, उसका ड्राइंग बनाएं, उसकी डायमेंशंस स्पेसिफाई कर लें, उसके लिए मटेरियल स्पेसिफाई कर लें, और फिर असेंबली ड्राइंग बनाएं। ठीक है, so these are the stages, or these are the steps, that first you have to look for the need or aim or problems, recognize it. So for that you will have to visit the people, you will have to visit the market कि लोगों को क्या चीज चाहिए। ठीक है, then select the mechanism, synthesize it, analyze, because we are dealing with the mechanical machineries, so you will have to do the forces analysis कि कौन से पार्ट पे कितना फोर्स अप्लाई होगा और उससे कितना फेलेवर काज हो सकता है। फिर जो मटेरियल या जो आप सेलेक्ट करेंगे मैकेनिकल कंपोनेंट के लिए, मटेरियल को सेलेक्ट कर लें, फिर आप उसकी एनालिसिस कर लें। ठीक है, ये जो पेजेस ऑफ डिजाइन होते हैं ना, ये आपने बार बार देखने होते हैं। सपोज आपने मटेरियल सेलेक्ट कर ली, उसकी फोर्सेस एनालिसिस कर लें, अगर वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे तो आप दूसरा मटेरियल सेलेक्ट कर लें, आप दोबारा उसकी एनालिसिस कर लें, अगर वो सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं करे तीसरा मटेरियल सेलेक्ट कर लें, उसमें आप मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, फिर डिटेल ड्राइंग बनाए, और फिर प्रैक्टिकली चीज को मैन्युफैक्चर कर ले या प्रोड्यूस कर ले। सो प्रोडक्शन जो ये लास्ट पेज होता है। ठीक है, हाउ अ डिजाइन बॉर्न, एक डिजाइन किस तरह बॉन्ड होता है ना, क्रिएशन किस तरह होता है। तो आपने यहां से स्टार्ट लेना होगा कि फर्स्ट यू विल हैव टू डू द मार्केट सर्वे, कि लोगों की नीड क्या है, उसकी बेस पे फिर आप देखेंगे कि क्या चीज आपने बनाना है, उसकी सेफ्टी क्या होगी, इकोनॉमी उसकी क्या होगी। सो दैट इज कॉल्ड दी मार्केटेबिलिटी, कि जो प्रॉब्लम है लोगों को, उसके लिए आप जो चीज डिजाइन कर रहे हैं उसकी सेफ्टी क्या होगी, इकोनॉमी क्या होगी, कंपेटिटिवनेस क्या होगी, लुक क्या होगा उसका। ये सब चीजें जब आप डिफाइन कर ले, सो दैट इज कॉल्ड दी मार्केटेबिलिटी। आफ्टर दैट जो चीज आप डिजाइन कर रहे हैं उसके लिए फंड कहां से आएगा। इनिशियली आप जो चीज डेवलप कर रहे हैं ना, तो उसके लिए कितना अमाउंट रिक्वायर्ड होगा, कितना फंड रिक्वायर्ड होगा, कितना बजट रिक्वायर्ड होगा, वो कहां से आएगा। और जो चीज आप डिजाइन कर रहे हैं उसके लिए मटेरियल, सपोज अगर आप उसको किसी एलआई से डिजाइन करें तो आया वो एलआई अवेलेबल है कि नहीं मार्केट में। अगर मटेरियल ही अवेलेबल ना हो ना, तो फिर आप डिजाइन नहीं कर सकते चीज को। कहां पे मैन्युफैक्चर करेंगे, लोकल इंडस्ट्री अवेलेबल है, लोकल वर्कशॉप्स अवेलेबल है कि नहीं,
इस तरह नहीं है कि आपने दूसरी कंट्री को जाना पड़े। तो अगर ये चीजें सेटिस्फाइड हो रहे हैं तो फिर आप एक रफ आइडिया बनाते हैं, मॉडल बनाते हैं, एंड वी आर डिफाइनिंग द साइजेस, मटेरियल, देन वी आर डूइंग द मैकेनिकल एनालिसिस, स्ट्रेंथ एनालिसिस करते हैं। तो जब एनालिसिस ओके हो जाए, मॉडल आप डेवलप कर लें, रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन कर लें, सो डिजाइन जो है वो क्रिएट हो जाता है, एक न्यू चीज आ जाती है, फिर प्रैक्टिकल जस्ट उसका मैन्युफैक्चरिंग रह जाता है। ठीक है, so these are the phases जो फिगर 1.1 है। फर्स्ट यू विल हैव टू आइडेंटिफाई द नीड, फिर आप जो है नीड के लिए सोल्यूशन डिफाइन कर लें, डिफरेंट सोल्यूशन डिफाइन कर लेना। तो जब आप सोल्यूशन डिफाइन कर रहे हैं, आपने बार बार नीड को देखना होगा। एक सोल्यूशन आप डिफाइन कर लें, फिर देखें कि वो नीड को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा, दूसरा सोल्यूशन डिफाइन कर ले, तीसरा डिफाइन कर ले, चौथा डिफाइन कर ले, नंबर ऑफ सोल्यूशन डिफाइन कर ले, फिर हर एक सोल्यूशन की साइंथेसिस कर ले, एनालिसिस कर ले। उसकी साइंथेसिस जो है उसकी द कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स। अगर इंडिविजुअल कंपोनेंट आप डिजाइन कर ले और फिर उसको आप कंबाइन कर ले तो उसका इंपैक्ट क्या होगा, दैट इज साइंथेसिस। तो सी यू हैव द प्रॉब्लम, यू हैव नंबर ऑफ सोल्यूशन, हर एक सोल्यूशन की साइंथेसिस कर लें। अगर ओके आ रहा है तो आगे जाएं, अगर साइंथेसिस ओके नहीं है तो दोबारा जाके सोल्यूशन दोबारा डिफाइन कर ले। साइंथेसिस ओके हो जाए तो फिर आपने एनालिसिस और ऑप्टिमाइजेशन करना होगा। एनालिसिस जो है दैट इज द एग्जामिनिंग समथिंग इन डिटेल in order to explain and interpret it. Optimization जो है that is the action of making the best and most effective use of a resource. ठीक है, आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर दी, उसके लिए आपने डिफरेंट सोल्यूशन डिफाइन कर ली, सॉल्यूशंस की अपनी साइंथेसिस कर दी कि ओके दिस सोल्यूशन इज बेस्ट, एक को आपने सेलेक्ट कर दी ना, फिर उस एक की आप एनालिसिस कर दें, उसकी एग्जामिनेशन कर ले इन डिटेल और आप देखें कि आया ये सोल्यूशन ऑप्टिमाइज्ड है कि नहीं है। इफ यस, फिर आप प्रैक्टिकल उसकी एक मॉडल बनाए, उसकी इवैल्यूएशन कर ले। इवैल्यूएशन में हम ये देखते हैं कि जो चीज आपने डिजाइन किया हुआ है वो नीड को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर एक डिजाइन इस स्टेज पे फेल हो जाए तो दोबारा आपने एक और सोल्यूशन सेलेक्ट करना होगा, उसकी एनालिसिस और ऑप्टिमाइजेशन करके फिर उसकी इवैल्यूएशन करनी होगी। जब इवैल्यूएशन जो है पास हो जाए कि जो चीज आपने डिजाइन की है वो सोल्यूशन को सेटिस्फाई, प्रॉब्लम को सेटिस्फाई कर रहा है, तो फिर आप उसको प्रेजेंट कर लें, मार्केट में उसको बेच दें, उसको सेल कर लें। सो फेजेस ऑफ डिजाइन जो है ये आइटरेटिव प्रोसेस है कि बार बार आपने, जब आप आगे जा रहे तो आपने प्रीवियस को दोबारा देखना होगा। अगर आगे स्टेप सेटिस्फाई हो जाए तो आप फर्दरली आगे चले जाए, अगर नहीं तो आप दोबारा बैकवर्ड जाए, दोबारा देखे। ठीक है, सो आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, define the different solution, select the best solution, analyze it, evaluate it, then present it. तो हर एक स्टेप पे आपने तभी आगे जाना होगा जब वो स्टेप सेटिस्फाई हो जाए। अगर वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो आप वापस बैक चले जाए। These are called the phases of design. So the need is upon not evident at all. You will have to recognize the need, you will have to find out the need, you will have to look for a need. तो आपने मार्केट सर्वे करना होगा ना कि आपके पास एक नीड आ जाए, एक प्रॉब्लम आ जाए कि लोगों को क्या प्रॉब्लम है। सो फिर उस प्रॉब्लम को डिफाइन कर लें, ठीक है, उस प्रॉब्लम को स्पेसिफाई कर लें, ठीक है, और फिर उस स्पेसिफिकेशन की बेस पे जो है आप सोल्यूशन डिफाइन कर लेना विद इन द लिमिटेशंस, विद इन द कैरेक्टरिस्टिक्स। मीन के जो सॉल्यूशंस आप ला रहे हैं उस प्रॉब्लम के लिए उसका कास्ट क्या होगा, कितना नंबर आप मैन्युफैक्चर करेंगे, उसका एक्सपेक्टेड लाइफ क्या होगा, रेंज ऑफ फोर्सेस मीन उस पे आप कितने अप्लाई कर सकते हैं, कितने टेम्परेचर पे वो ऑपरेट हो सकते हैं,
उसका रिलेबिलिटी क्या होगा, मीन वर्किंग विदाउट फेलेवर क्या होगा। ये तो जस्ट कुछ फैक्टर मैंने यहाँ पे ऐड किए। आप और भी सोच सकते हैं कि जो भी मैकेनिकल डिजाइन है ना, उसकी स्पेसिफिकेशन आप डिफाइन कर ले, कास्ट, मटेरियल, शेप, लाइफ टाइम, ऑपरेटिंग टेम्परेचर, environmental condition. First you have the problem, then define the problem, और प्रॉब्लम की स्पेसिफिकेशन को डिफाइन कर ले। ठीक है, अगर कोई इक्विपमेंट है, कोई डिजाइन है, उसका स्पीड क्या होगा, टेम्परेचर, लिमिटेशन, रेंज एटसेट्रा, वेट क्या होगा, उसका शेप क्या होगा। ठीक है, इन synthesis of a connected possible system elements in sometimes called the invention of the concept or concept design। मीन डिजाइन को कंसेप्चुअलाइज कर लेना कि अगर आप इस तरह एक चीज बनाए या इस तरह के इंडिविजुअल कंपोनेंट्स बनाए और उसको हम असेंबल कर ले तो आया वो प्रॉब्लम को सेटिस्फाई करेगा। दैट इज द सिंथेसिस। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, एंड वेरियस स्कीम्स मस्ट बी प्रोपोज्ड, इन्वेस्टिगेटेड एंड क्वांटिफाइड। इन डिफरेंट स्कीम, डिफरेंट सोल्यूशन, डिफरेंट डिजाइन आप क्वांटिफाई कर ले, और फिर हर एक जो है सोल्यूशन है या डिजाइन जो है उसकी एनालिसिस कर लें, एंड सेलेक्ट द ऑप्टिमम वन, सेलेक्ट द ऑप्टिमम वन। ओके, उसकी मैथमेटिकल एनालिसिस कर ले कि आया उसकी जो फोर्सेस है और स्ट्रेंथ है वो वेरीफाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, एक्सेप्ट हो रहे कि नहीं हो रहे। अगर हो रहे तो आप एक प्रोटोटाइप बनाएं और फिर उसकी इवैल्यूएशन कर लें कि ठीक है, हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशंस थे, हमने ये सेलेक्ट कर दी, उसका ये साइज होगा, ये शेप होगा, ये मटेरियल होगा, सब कुछ डिफाइन कर लें। तो फिर आप देखें कि इवैल्यूएट कर लेना कि वो दोबारा बैक चले जाए कि वो आपके प्रॉब्लम को सेटिस्फाई करेगा, उस जरूरत को पूरा करेगा। इफ यस, फिर उसको प्रेजेंट कर लें। तो इवैल्यूएशन में हम ये देखते हैं ना कि ये जो प्रोडक्ट है ये रिलायबल है, इन काम करेगा विदाउट फेलेवर। ठीक है, हमने जो सोल्यूशन डिफाइन की थी, उसकी स्पेसिफिकेशन डिफाइन की थी, उसके लिए हम एक प्रोटोटाइप बनाते हैं ना लेबोरेटरी के लिए, और लेबोरेटरी में उसको टेस्ट करते हैं कि आया वो रिलायबल है, मीन वर्किंग विदाउट फेलेवर। अच्छा, will it compete successfully with similar product? अगर ऑलरेडी मार्केट में एक प्रोडक्ट अवेलेबल है तो उसके साथ वो compete होगा, इकोनॉमिकल होगा, इजीली मेंटेनेबल होगा कि नहीं होगा, और will it make a profit or not। ये इवैल्यूएशन में हम इन चीजों को देखते हैं। If yes, then you will have to present it। That is the communicating of your design into the people। लोगों को आप फिर बताते कि मैंने ये चीज डिजाइन किया हुआ है, इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये बाकी सिमिलर प्रोडक्ट से क्यों बेटर है। ठीक है, प्रेजेंटेशन क्या है, ये एक सेलिंग जॉब है। ठीक है, एक बेस्ट से बेस्ट चीज आपने डिजाइन किया हुआ है, लेकिन अगर आप उसको लोगों को एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो फिर वो गुड डिजाइन नहीं होगा, फिर लोग उसमें इंटरेस्टेड नहीं होंगे ना। ठीक है, कस्टमर डिमांड उसका नहीं होगा फिर। सो प्रेजेंटेशन जो है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ डिजाइन। आपने अपने प्रोडक्ट को अपसेल करना है तो प्रॉफिट जो है आपका बेस्ट प्रेजेंटेशन से आएगा। Many great design or invention and creative works have been lost। ठीक है, बेस्ट डिजाइन होते हैं, बेस्ट इन्वेंशंस होते हैं, ग्रेट आइडियाज होते हैं, लेकिन वो लॉस्ट हो जाते हैं। किस वजह से? पुअर एक्सप्लेनेशन की वजह से, पुअर प्रेजेंटेशन की वजह से, पुअर कम्युनिकेशन की वजह से। ठीक है, मीन सपोज अगर आप एक चीज डिजाइन कर लेना तो उसकी जो इफेक्टिविटी होती है, ई मीन इफेक्टिविटी, एम मीन मास्टर ऑफ सब्जेक्ट, और सी जो है ये कम्युनिकेशन है। मीन अगर एक चीज आप डिजाइन कर लेना
एक सब्जेक्ट आप डिजाइन कर ले, एक डिजाइन आप कर ले, तो उसकी जो मास्टर ऑफ डिजाइनिंग है, उसकी जो इफेक्टिविटी है कि आपका डिजाइन कब इफेक्टिव होगा, दैट विल बी इक्वल टू द डिजाइन मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर ऑफ द कम्युनिकेशन, कि किस तरह आप अपने डिजाइन को एक्सप्रेस करते हैं, किस तरह उसको कम्युनिकेट करते हैं, किस तरह उसको प्रेजेंट करते हैं, तो तभी आपका डिजाइन जो है वो इफेक्टिव होगा। तो प्रेजेंटेशन जो है दैट इज द सेलिंग जॉब। The engineer when present a new solution to the bosses or administration or management or supervisory people, so actually they are attempting or they are proving to them that this solution is the best one. Presentation क्या है actually? आपने अपने डिजाइन को बेस्ट साबित करना है ना, आपने अपने 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 प्रोडक्ट को सेल करना है। तो अगर आप बेटरली और इफेक्टिवली उसको प्रेजेंट कर लें, सो ऑब्वियसली वो एक सक्सेसफुल डिजाइन हो जाएगा। सो दीज आर दी डिजाइन फेजेस। इन सीएफ यू कैन नॉट एक्सप्लेन समथिंग, इट मींस दैट यू नो नथिंग। अगर आप किसी चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो इट मींस दैट कि आप कुछ जानते ही नहीं, तो फिर आपका जो डिजाइन होगा वो क्रैक्स हो जाएगा, फेल होगा फिर। ठीक है, सो दीज आर दी phases of design. First you will have to identify the problem, then you will have to define the different solution, then you will have to do the synthesis, means select the best solution, then you will have to analyze and optimize the solution, then you will have to evaluate your solution, and then you will have to present it. So ये different stages है, ठीक है। Decide different alternative, mean अगर एक प्रॉब्लम है ना तो उसके लिए डिफरेंट सोल्यूशन हो सकते हैं, तो हर एक अल्टरनेटिव को आप देखें एंड डिस्कार्ड द अनसेटिस्फैक्टरी वन। सपोज अगर आपके पास एक प्रॉब्लम है कि आपने सपोज यूनिवर्सिटी से जो है जाना है किसी दूसरी जगह पे, तो ये प्रॉब्लम हो गया। सोल्यूशन क्या है, आप जो है स्पेशल रेंट एक कार में भी जा सकते हैं, आप रिक्शा में भी जा सकते हैं, आप बीआरटी में भी जा सकते हैं, डिफरेंट सॉल्यूशंस हो गए ना। तो अब आप देखें और अनसेटिस्फैक्टरी को डिस्कार्ड कर ले। सपोज अगर आप रिक्शा में जा रहे हैं तो आपके पैसे भी ज्यादा लग सकते हैं, टाइम भी ज्यादा लग सकता है, और पॉसिबिलिटी है कि अगर रोड ब्लॉक हो तो उसको आप डिस्कार्ड कर लें, नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाए, उसको देखें कि उसकी डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो अनसेटिस्फैक्टरी को वन बाय वन अगर आप डिस्कार्ड करते जाए, सो एट द इन यू विल गेट द बेस्ट वन, चूज द ऑप्टिमम वन। उसका प्रोटोटाइप डिजाइन कर लें और उसकी इवैल्यूएशन कर लें और फिर उसको प्रेजेंट कर लें, ठीक है। तो डिजाइन में ये पेजेस होते हैं। क्लियर हो गई है पेजेस ऑफ डिजाइन? जी यस सर, क्लियर है। Yes, yes, sir. So now we have the different factors which will be considered during the designing, that anything which you are designing for solution of a problem, आपने इन questions को देखना होगा। Who will manufacture the product? What will be manufactured or designed? Where it will be manufactured? When? Why? And how? These are the design considerations. ये चीजें आपने कंसिडर करनी होंगे whenever you are designing a mechanical component या मैकेनिकल मशीनरी। तो समटाइम सी अगर हम जस्ट एक चीज को लेते हैं ना, मैकेनिकल मशीनरी के साथ डील करते हैं, सो स्ट्रेंथ जो है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच मस्ट बी कंसिडर्ड ड्यूरिंग द डिजाइनिंग। कि जो भी चीज आप डिजाइन कर रहे हैं, सी हमारा जो टारगेट होगा वो मैकेनिकल कंपोनेंट होगा ना, या मैकेनिकल मशीनरी होगा। सो मैकेनिकल कंपोनेंट्स में जो स्ट्रेंथ है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज यूज्ड। अगर आपने हाई स्ट्रेंथ चीज को डिजाइन करना है, सो इट विल अफेक्ट व्हाट, द डायमेंशन ऑफ द एलिमेंट।
अगर आपने स्ट्रेंथ को ज्यादा रखना है ना, तो ऑब्वियसली फिर उसका डायमीटर, अगर एक रॉड आप डिजाइन कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो अगर आप हाई स्ट्रेंथ रॉड डिजाइन करें तो उसका डायमीटर आपने ज्यादा रखना होगा। तो अगर डायमीटर आप ज्यादा कर रहे हैं तो उसका वेट ज्यादा हो जाएगा, उस पर कास्ट ज्यादा आएगा। So these are the different factors which you will have to consider during the designing. So in such a situation, we say that strength is an important design consideration. And when we use the expression design consideration, we are referring to some characteristics. Okay? Anything which affect, yeah, anything which influence the design of a single component, yeah, anything which affect the design of the whole system, it is called the design consideration. जिस तरह एक स्ट्रेंथ है ना, स्ट्रेंथ क्या करते हैं, एक एलिमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं ना, उसकी डिजाइन को इफेक्ट करते हैं ना। अगर स्ट्रेंथ कम हो तो मटेरियल फेल होगा, अगर आपने ज्यादा स्ट्रेंथ रखना है तो वेट ज्यादा हो जाएगा। सो ये स्ट्रेंथ, वेट, shape, these are influencing the design of the elements. So these things are called the design considerations. Usually we have different number of characteristics which will be considered during the design. ठीक है, तो most important है, these are the functionality, anything which can affect the design of individual component, या anything which can affect or influence the whole system, it is called the design consideration. So we have here we have some important considerations. One is called the functionality, कि जो चीज आप डिजाइन करेंगे वो किस तरह फंक्शनल होगा, उसकी फंक्शनिंग क्या होगी। तो ये एक फैक्टर है ना। नॉइस, जो मैकेनिकल कंपोनेंट आप डिजाइन कर रहे हैं, आइदर इंडिविजुअली और इन अ सिस्टम, वो नॉइस प्रोड्यूस करेगा कि नहीं करेगा, ये भी एक फैक्टर है। स्ट्रेंथ क्या होगा उसका, स्ट्रेस क्या होगा, सपोज अगर उसके ऊपर लोड अप्लाई हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है, सो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ द लोड ऑन द एलिमेंट। स्ट्रेंथ भी है, स्टाइलिंग क्या होगा, उसका स्टाइल क्या होगा, सर्कुलर होगा, क्यूबिकल होगा, स्क्वायर शेप का होगा, किस शेप का होगा। और सपोज उसमें अगर लोड अप्लाई हो रहा है तो कहां पे, कौन से पॉइंट पे किस तरह डिफ्लेक्शन आ सकता है। जो बेंडिंग मोमेंट्स होते हैं, डिफ्लेक्शंस होते हैं, डिस्टॉर्शंस होते हैं, फेलेवर्स जो होते हैं। सो फेलेवर भी एक फैक्टर है जो आपके डिजाइन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। शेप क्या होगा, वियर है, सपोज अगर एक चीज आप डिजाइन कर लेना, वो बार बार यूज होता है तो उसकी वियरिंग एंड टीयरिंग हो जाती है ना। गाड़ियों में अक्सर जो ब्रेक पैड, अक्सर गाड़ी की ब्रेक पैड चेंज करते हैं ना, तो वो ब्रेक पैड भी एक मैकेनिकल कंपोनेंट है, उसकी वियरिंग हो जाती है ना। सो यू विल हैव आल्सो टू कंसीडर द वियरिंग, साइज, कोरोजन। सपोज अगर इस तरह एक एलिमेंट आप डिजाइन कर ले कि वो वाटर के साथ इन कांटेक्ट उसकी पॉसिबिलिटी हो, तो फिर उसका कोरोजन क्या होगा, या कोरोजन किस तरह होगा। कंट्रोल, सेफ्टी, थर्मल प्रॉपर्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब जो मैकेनिकल कंपोनेंट डिजाइन कर रहे हैं ना, सपोज इफ देयर इज टेम्परेचर वेरिएशन, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर ऑन द प्रोडक्ट, जो चीज आपने डिजाइन किया हुआ है ना। तो थर्मल प्रॉपर्टीज है। सिमिलरली रिलायबिलिटी है, हाउ मच इज द चांसेस या हाउ मच इज द पॉसिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट दैट इट विल वर्क विदाउट फेलेवर। सरफेस क्या होगा, रफ सरफेस होगा, स्मूथ सरफेस होगा, कहां पे मैन्युफैक्चर करेंगे, इंडस्ट्री में, वर्कशॉप में, लोकली कहां पे मैन्युफैक्चर करेंगे, लुब्रिकेशन क्या होगा। ठीक है, अक्सर बाज मैकेनिकल कंपोनेंट्स को हम लुब्रिकेशंस देते हैं ना टू रिड्यूस द नॉइस। यूटिलिटी, मार्केटेबिलिटी, मीन कहां पे ये अवेलेबल होगा। अदर चीजें क्या कंसिडर करेंगे, अदर यूटिलिटीज, मीन सपोज अगर आप एक चीज डिजाइन करते हैं ना, उसके लिए कौन सा पावर रिक्वायर्ड होगा, उसका कास्ट क्या होगा,
मेंटेनेंस कब किस तरह करेंगे, सपोज अगर उसमें कोई डैमेज आ जाए ना तो उसकी मेंटेनेंस किस तरह करेंगे, आया उसमें फ्रिक्शन होगा कि नहीं होगा, वॉल्यूम क्या होगा, उसका वेट क्या होगा, लिएबिलिटी क्या होगी। एक रिलेबिलिटी है और एक लिएबिलिटी है। रिलायबिलिटी इज द वर्किंग ऑफ द कंपोनेंट विदाउट फेलेवर, और लिएबिलिटी जो है ये सेफ्टी होता है या गारंटी होता है। एक हमारे पास गारंटी है और एक वारंटी है। अगर सपोज एक कंपोनेंट जो है वो खराब हो जाए तो जो मैन्युफैक्चरर है वो उसको रिप्लेस कर देते हैं। इसको लिएबिलिटी कहते हैं ना, जो मैन्युफैक्चरर के पार्ट पे होते हैं कि अगर आप एक सपोज एक एनर्जी सेवर ले आते हैं ना, वो जब खराब हो जाए तो शॉपकीपर क्या करते हैं, उसको रिप्लेस करते हैं ना, उसकी अपनी एक 1 ईयर वारंटी गारंटी होती है ना, उसको लिएबिलिटी कहते हैं। और एक रिलेबिलिटी है, द वर्किंग ऑफ द कंपोनेंट विदाउट फेलेवर। सो ये जो फैक्टर हमने डिस्कस किया ना, रिलेबिलिटी, ये कॉस्ट, मार्केटेबिलिटी, फ्रैक्शन, लाइफ, सो ये चीजें जो है ये आपने कंसिडर करने हैं ड्यूरिंग द डिजाइनिंग ऑफ एनी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, ऑफ एनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंपोनेंट। सॉरी, जो भी मैकेनिकल कंपोनेंट आप डिजाइन करते हैं, सो एनी फैक्टर which can influence the component individually or which can influence the component in an assembly, that factor will be called the design consideration, और उसको आपने कंसिडर करना होगा। ठीक है। रिसाइकलिंग है, सपोज अगर एक कंपोनेंट आप डिजाइन कर रहे हैं, अगर ये बिल्कुल खत्म हो जाए ना तो इसको आया हम रिसाइकल कर सकते कि नहीं कर सकते, रिसाइकलिंग दोबारा उसको यूज कर सकते कि नहीं कर सकते। तो सम ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हैव डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑन द डिजाइन। फॉर एग्जांपल साइज जो है ना, डायमेंशन या मटेरियल, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, और कुछ कंसिडरेशन जो है उसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, जिस तरह नॉइस है या शेप है। ठीक है। सो दीज थिंग्स विल बी hardly considered। ठीक है। There are many factors to be considered while attacking a design problem. Whenever you are starting designing a solution for a problem, so you will have to consider these things, that what mechanism will be used। जो आप चीज डिजाइन कर रहे हैं ना, एक मैकेनिकल कंपोनेंट डिजाइन कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या मैकेनिज्म यूज होगा। ओके। कौन से मटेरियल यूज होंगे, उस पे कौन कौन से फोर्सेस अप्लाइड होंगे, मीन स्ट्रेस एनालिसिस क्या होगा, साइज शेप क्या होगा, कितना स्पेस उसके लिए रिक्वायर्ड होगा, उसका वेट क्या होगा। बिकॉज मैकेनिकल कंपोनेंट की डिजाइनिंग में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होती है कि जो कंपोनेंट आप डिजाइन करें उसका वेट क्या होगा, वो कैरिबल होगा, पोर्टेबल होगा कि नहीं होगा, कहाँ पे उसको मैन्युफैक्चर करेंगे, कहाँ पे उसको असेंबल करेंगे। अगर एक मशीन है ना, उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, तो पहले आपने इंडिविजुअल कंपोनेंट को मैन्युफैक्चर करना है और फिर उन कंपोनेंट को असेंबल करना है। उसका ऑपरेशन क्या होगा, रिलेबिलिटी क्या होगी, किस तरह आप उसकी इंस्पेक्शन करेंगे ना। अगर एक मशीन है उसको आप किस तरह इंस्पेक्ट करते हैं, क्या ये इसमें कोई खराबी है कि नहीं है, तो उसकी इंस्पेक्टेबिलिटी क्या होगी, रिलायबिलिटी क्या होगी, मेंटेनेंस किस तरह करेंगे, कॉस्ट क्या होगा, लुक क्या होगा प्रोडक्ट का। So these are the important factor which will be considered whenever you are starting the design of any mechanical component। ठीक है। तो जिस तरह हमने डिस्कस की ना कि अगर एक मटेरियल आप सेलेक्ट कर रहे, सो इफ यू हैव सेलेक्टेड अ रॉन्ग मटेरियल, सो इट विल लीड टू द फेलेवर। अगर आप पुअर या अंडर साइज बनाए तो वो it will lead to the expensive, it will affect the cost of the product। So size, shape, material, these are the important factor which will be considered। ठीक है। Similarly लोड है कि अगर एक मैकेनिकल कंपोनेंट है तो
उस पे कहाँ पे कितना लोड अप्लाई होगा, उस लोड से कितने स्ट्रेसेस प्रोड्यूस्ड होंगे, तो कितने फोर्सेस पे वो मटेरियल जो है वो फेल हो सकता है। तो फिर वो मैक्सिमम लिमिटेशन होता है ना किसी भी चीज पे। आप अगर देखें तो उस पे मैक्सिमम लोड का इम्पैक्ट जो है उन्होंने लिखा होता है कि दिस कंपोनेंट कैन withstand with this much load, कितना लोड वो बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है, so all of these things, size, shape, space and weight, these are the design considerations. ठीक है, also during the manufacturing you will have to take care to ensure the design elements कि वो properly जो एलिमेंट है वो इजीली मैन्युफैक्चर हो जाए, प्रॉपरली मैन्युफैक्चर हो जाए। ठीक है, अगर आप बेस्ट मटेरियल सेलेक्ट कर लें ना, बेस्ट डिजाइनिंग कर लें, लेकिन ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग अगर उसमें कोई फॉल्ट आ जाए, उसको मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट कहते हैं ना, सो अगेन इट विल अफेक्ट योर आउटकम। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप एक मशीन बनाए तो वो ऑपरेट किस तरह होगा, तो आपने उसकी टेक्नोलॉजी भी डिफाइन करनी है ना। अगर बेस्ट से बेस्ट गाड़ी आप बनाए तो फिर उसको किस तरह स्टार्ट करेंगे, किस तरह एक्सेलरेट करेंगे, गाड़ी को किस तरह ड्राइव करेंगे फिर ना। सो ऑपरेशन भी आपने डिफाइन करना है। So these are the important considerations. मटेरियल, काइनेटिक्स, लोड्स, और जिस मटेरियल से फिर आप चीज को डिजाइन कर रहे हैं, अगेन आपने फिर डिटेल में मटेरियल के अंदर जाना होगा ना। जिस तरह हमने प्रीवियस स्लाइड्स में वो 25 26 फैक्टर सेलेक्ट की ना, डिस्कस की ना कि ये कंसिडरेशंस है, तो मटेरियल सिलेक्शन जो है दैट इज वन ऑफ द डिजाइन कंसिडरेशन। तो फिर मटेरियल क्या सेलेक्ट करेंगे आप, मेटल होगा, नॉन मेटल होगा, अगर मेटल है तो फेरस होगा, नॉन फेरस होगा, मटेरियल के स्ट्रेंथ क्या होगी, स्टेपनेस क्या होगी, इलास्टिसिटी क्या होगी, प्लास्टिसिटी क्या होगी। मीन आपने मटेरियल की फिर डिटेल स्टडी करनी है ना, बिकॉज मटेरियल इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इन द मशीन डिजाइन। सिमिलरली हर एक इंडिविजुअल फैक्टर को फिर आपने डिटेल से स्टडी करना है। ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड द डिजाइन कंसिडरेशन, कि मटेरियल को किस तरह सेलेक्ट करेंगे, आया मटेरियल अवेलेबल होगा कि नहीं होगा, उसका कास्ट क्या होगा, उसके प्रॉपर्टीज क्या होंगे। ठीक है, सो ये जो मटेरियल है दिस इज जस्ट वन ऑफ द डिजाइन कंसिडरेशन। इस तरह आप जो बाकी 26 27 फैक्टर्स हैं उनके आगे आप फिर डिस्कस कर सकते हैं कि हर एक फैक्टर में हमने क्या क्या चीजें देखना। जिस तरह मटेरियल है ना, कि मटेरियल की प्रॉपर्टीज क्या है, मटेरियल की अवेलेबिलिटी क्या होगी, मटेरियल का टाइप क्या होगा, मटेरियल का कास्ट क्या होगा, स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, ये हर एक चीज आपने देखना है। बिकॉज मैकेनिकल मशीनरी जो है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, मटेरियल है। बिकॉज बाकी जो सारे कंसिडरेशंस है, वेट है, शेप है, साइज है, स्ट्रेंथ है, ये टाइप ऑफ मटेरियल पे डिपेंड होगा। तो जो भी मटेरियल आप सेलेक्ट करते हैं अपने डिजाइन के लिए, आपने उसके प्रॉपर्टीज को प्रॉपरली स्टडीज करने हैं। ठीक है, सो टुडे वी हैव जस्ट introduced the course contents and we have discussed the mechanical engineering design, machine design, mechanical machine design, the different phases of design and the different design consideration, that what things will be considered whenever you are designing a mechanical machinery. Okay.